सो चलिए, वेबकैम इज नॉट अटैच्ड टू पीसी। ओके ओम, वेलकम टू ऑल द स्टूडेंट्स। बहुत बढ़िया, अभी सब स्टूडेंट्स ज्वाइन कर रहे हैं। जो कोई भी अटेंड अभी भी ज्वाइन नहीं किया है तो उनको एक मैसेज दे दो कि वो जल्दी से ज्वाइन हो जाए। चलिए, स्वागत है सभी स्टूडेंट्स का साहस इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स में। लास्ट लेक्चर में अपन ने कंप्लीट किया था सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। अब उसी के साथ साथ स्टडी करना होता है, वो है आईपीसी, इंडियन पीनल कोड। तो ये चैप्टर हम आज के सेशन से शुरू करने जा रहे हैं। तो ये वाला चैप्टर भी जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग ध्यान से समझोगे। हम लोग मैक्सिमम टॉपिक इस सेशन में कवर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला है बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ आईपीसी, इंडियन पीनल कोड 1860, 1860 का जो इंडियन पीनल कोड है उसका बेसिक इंट्रोडक्शन सबसे पहले हम देखेंगे। तो देखो, द क्राइम इज अ सोशल फिनोमिनन। क्राइम जो है ये एक सोशल, सामाजिक फिनोमिनन है, मतलब सामाजिक कॉन्सेप्ट है। इट इज रॉन्ग कमिटेड बाय इंडिविजुअल इन सोसाइटी। देखो, हम लोग क्राइम किसे कहेंगे तो जब कोई लोग, फॉर एग्जाम्पल सोसाइटी, समाज में हम बहुत सारे लोग रहते हैं, अभी उसमें से कोई पर्सन सोसाइटी में जो रहता है वो सोसाइटी में कुछ गलत करता है तो उसको हम लोग कहेंगे क्राइम। क्या कहा है? रॉन्ग कमिटेड बाय इंडिविजुअल, इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स भी हो सकता है, इन अ सोसाइटी। एंड व्हेन स्टेट इज ऑर्गेनाइज्ड, स्टेट इज ऑर्गेनाइज्ड मतलब गवर्नमेंट सिस्टम है। जैसा कि हमारे भारत देश में क्या है, गवर्नमेंट है जो कि अपने देश को चलाती है। तो व्हेन द स्टेट इज ऑर्गेनाइज्ड, पीपल सेट अप द रूल्स एंड ब्रेकिंग ऑफ सच रूल इज कॉल्ड क्राइम। पीपल यानी कि पीपल के इलेक्टेड मेंबर्स, जैसे कि हम लोग हमारे एमपीज या एमएलए को इलेक्ट करते हैं। जो एमपीज या एमएलए क्या करते हैं, पार्लियामेंट में जाते हैं, विधानसभा में, लोकसभा में जाते हैं और वहां पे रूल्स सेट करते हैं, रूल्स जिसको हम लोग कहते हैं लॉ। और अगर आप उस लॉ को ब्रेक करते हो तो आपने क्राइम कहा, ऐसा माना जाएगा। क्या कहा है? देखो, जहां पे कोई गवर्नमेंट सिस्टम ही नहीं है, मतलब देश प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, वहां पर तो कोई कुछ भी करेगा, क्या फर्क पड़ेगा? जैसे सीरिया होगा। पर जिस कंट्री में जो स्टेट है यानी कि गवर्नमेंट है, ये एक ऑर्गेनाइज्ड है, लोग अपने मेंबर्स को, अपने लीडर्स को चुनते हैं, वो लोग क्या करते हैं, रूल्स रेगुलेशन बनाते हैं, यानी कि लॉज बनाते हैं, और ये लॉ को ब्रेक करेंगे तो उसको हम कहेंगे क्राइम। एंड डिफरेंस बिटवीन criminal offense and civil wrong is that while criminal offense is considered as a wrong against society, civil wrong is considered as wrong done to an individual। ये चीज लॉ ऑफ टॉर्ट वाले चैप्टर में भी स्टडी की थी। क्या है कि जो क्रिमिनल ऑफेंस है वो क्या है, रॉन्ग अगेंस्ट सोसाइटी, मतलब पूरे समाज को उससे नुकसान है। जबकि सिविल रॉन्ग जिसको हम लोग कहते हैं टॉर्ट, ये टॉर्ट क्या है, रॉन्ग अगेंस्ट इंडिविजुअल, रॉन्ग अगेंस्ट और अटैक ऑन द राइट ऑफ इंडिविजुअल। जबकि जो क्रिमिनल ऑफेंस है दैट इज ऑन द सोसाइटी, मतलब समाज के अगेंस्ट में है, रॉन्ग अगेंस्ट द सोसाइटी, देन इट इज कॉल्ड क्रिमिनल ऑफेंस। एंड व्हेन रॉन्ग इज डन अगेंस्ट इंडिविजुअल तो उसे हम लोग कहेंगे सिविल रॉन्ग यानी के टॉर्ट। बोलो, ये बेसिक चीज समझ में आई सबको? नेट का इश्यू ना हो तो वीडियो कैमरा चालू रखना। चलिए, तो हम लोग आगे देखते हैं। अभी ये बेसिक चीज थी कि भाई क्राइम क्या है, ऑफेंस, सिविल रॉन्ग, क्रिमिनल रॉन्ग। अभी देखो, इन इंडिया द बेस ऑफ क्राइम एंड प्यूनिटिव प्रोविजन, प्यूनिटिव मतलब पनिशमेंट, प्रोविजन हैज बीन लेड डाउन इन आईपीसी 1860। भारत की अगर हम लोग बात करें तो क्राइम का बेस क्या होगा, मतलब क्राइम हम लोग किसे कहेंगे, और उसके लिए जो पनिशमेंट के प्रोविजन है वो सब आईपीसी 1860, इंडियन पीनल कोड 1860 में दिए हुए हैं। दिस आईपीसी इज अ कॉलोनियल लेजिस्लेशन, मतलब ऑब्वियसली
हमारा देश तो आजाद हुआ था 1947 में, ये तो 1860 के है। मतलब ये जो कोड है यानी कि ये जो लॉस है वो हम लोगों ने नहीं बनाया है, वो ब्रिटिशर्स ने बनाया है, कॉलोनियल टाइम पे बने हुए। तो आईपीसी इज अ कॉलोनियल लेजिस्लेशन, मतलब ब्रिटिशर्स का बनाया हुआ है, विच वॉज रिटेन्ड एज मेन पीनल लॉ इन इंडिया इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस। मतलब कि ये जो आईपीसी है वो अपन लोग ने नहीं बनाया है, वो तो कॉलोनियल लेजिस्लेशन है, मतलब ब्रिटिशर्स ने बनाया था। अभी 1947 में हम लोग तो इंडिपेंडेंट हो गए फ्रॉम ब्रिटिशर्स, तो हम चाहते तो हम अपना भी पीनल कोड बना सकते थे। पर यार जब ब्रिटिशर्स इतना अच्छा बना के गए हैं तो फिर हमने क्या किया कि उसको ही डायरेक्टली अडॉप्ट कर लिया। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस भी हम लोगों ने जो 1860 के आईपीसी है उसी को अडॉप्ट किया हुआ है, मतलब कॉलोनियल लेजिस्लेशन ये हो गया। इंडियन पीनल कोड वाज पास्ड इन 1860, 1860 में पास किया था, बट केम इनटू फोर्स यानी कि इफेक्टिव कब से हुआ, 1 जनवरी 1862 से। देखो 1 जनवरी 1862 से एप्लीकेबल हुआ है, एनफोर्स हुआ है, पर ये बना कब था, 1860 में। और इसीलिए इसको आईपीसी 1860 कहा जाता है, नॉट आईपीसी 1862, बिकॉज बने हुए थे 1860 में, एनफोर्स हुए 1 जनवरी 1862 से। एंड आईपीसी इज अ सब्सटेंसिव लॉ ऑफ क्राइम। देखो आईपीसी सब्सटेंसिव लॉ है, तो सीआरपीसी कौन से टाइप के लॉ है, लास्ट प्रोसीड्यूरल लॉ। एक्सीलेंट, सलाम सलाम, सैल्यूट ले जाओ मेरा। आईपीसी ये सब्सटेंसिव लॉ है, जबकि इसके पहले वाला सीआरपीसी हमने स्टडी किया था, दैट इज प्रोसीजरल लॉ, उसके अंदर प्रोसेस होता है। तो यहां पे ये याद रखना है कि आईपीसी इज अ सब्सटेंसिव लॉ ऑफ क्राइम, और इसके अंदर टोटल 23 चैप्टर्स एंड मोर देन 511 सेक्शंस है। आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है, ये सब अपने को डिटेल में 23 चैप्टर्स अंदर नहीं पढ़ने हैं। जो लॉ पढ़ते हैं उनको ये सारी चीजें आती है, हम लोग कंपनी सेक्रेटरी कोर्स में है, तो उसके अंदर ये बेसिक इंफॉर्मेशन है। तो याद रखना आईपीसी के अंदर टोटल 23 चैप्टर्स एंड 511 सेक्शंस है। चलिए बोलिए, बेसिक सी चीज आपको क्लियर हुई, पहला टॉपिक जो है हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन वाला वो यहाँ पे खत्म हुआ। मेन चीजें कौन सी याद रखनी है फिर से एक बार ब्रीफ कर देता हूं कि सबसे पहले तो क्राइम क्या है, तो रॉन्ग अगेंस्ट सोसाइटी, ये मेन है। क्रिमिनल ऑफेंस जो है इट इज कंसीडर्ड एज अ रॉन्ग अगेंस्ट सोसाइटी, जबकि सिविल रॉन्ग है इट इज कंसीडर्ड एज रॉन्ग अगेंस्ट इंडिविजुअल। और यहाँ पे जो प्यूनिटिव एक्शन और क्राइम को डिफाइन किया गया है वो आईपीसी 1860 के अंडर में है, जो कि कॉलोनियल लॉ है, बट इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस हम लोगों ने उसको ही फॉलो किया है। ये पास हुए थे 1860 में, बट केम इनटू फोर्स यानी कि इफेक्टिव फ्रॉम 1 जनवरी 1862 एंड इट इज सब्सटेंसिव लॉ। क्लियर? चलिए अभी हम लोग दूसरा टॉपिक देखते हैं। दूसरा टॉपिक है ज्यूरिसडिक्शन ऑफ आईपीसी 1860। ज्यूरिसडिक्शन मतलब उसका स्कोप कितना है, आईपीसी 1860 के अंदर क्या क्या चीजें कवर हो सकती है। तो देखो, जियोग्राफिकल एरिया टू विच अ लॉ अप्लाइज इज डिफाइंड एज ज्यूरिसडिक्शन ऑफ दैट लॉ। क्या कहा है, ज्यूरिसडिक्शन ऑफ एनी लॉ वो कहां पे है, मतलब कौन सा होगा, जियोग्राफिकल एरिया। मतलब फॉर एग्जांपल ये भारत देश है, मैप के लिए कुछ गलती हुई है तो सॉरी, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है। तो भाई फॉर एग्जांपल ये लॉ ऐसा है कि ये जो भारत की बाउंड्रीज है इसके अंदर एप्लीकेबल होगा, तो इस भारत देश की जो भी बाउंड्री के अंदर ये एप्लीकेबल होगा उसको कहा जाएगा कि आईपीसी का ज्यूरिसडिक्शन है। सपोज ऐसा है कि जम्मू एंड कश्मीर में एप्लीकेबल नहीं होगा ये लॉ, बाकी के पूरे भारत में होगा, जेएनके में एप्लीकेबल नहीं होगा, तो जेएनके को छोड़ के बाकी का जो भी जियोग्राफिकल एरिया है दैट इज jurisdiction of any law. Normally laws made by country are applicable within its own boundary. Obviously कि कोई भी देश जो है अगर वो कोई लॉ बनाएगा
तो वो लॉ उस देश की जो बाउंड्री होगी, जैसे हमने देखा कि भारत की जो बाउंड्री है उसके अंदर ही एप्लीकेबल होगा। अब ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे जो लॉ बना है वो पाकिस्तान में तो फॉलो होगा नहीं, पाकिस्तान में वहां के लॉ फॉलो होंगे। बट समटाइम्स कंट्री ऑल्सो मेक द लॉ दैट अप्लाइज टू आउटसाइड ऑफ देयर ओन कंट्री। कोई बार ऐसा भी होता है कि कुछ लॉ ऐसे भी बनते हैं जो कि उनकी कंट्री की जो बॉर्डर्स है उसके बाहर भी एप्लीकेबल होते हैं। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ ज्यूरिसडिक्शन, दो टाइप होंगे। एक इंट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन, मतलब हमारा ये जो देश है तो उसकी बॉर्डर के अंदर एप्लीकेबल होगा, तो ये इंट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन हुआ। और दूसरा एक्स्ट्रा टेरिटोरियल, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल मतलब हमारी कंट्री की बॉर्डर के बाहर भी ये लॉ कोड जो भी है एप्लीकेबल हो सकता है, तो उसको कहेंगे एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन। देखो फिर से बोल रहा हूं कि नॉर्मली पहले तो ज्यूरिसडिक्शन मतलब क्या, जियोग्राफिकल एरिया जिसमें वो लॉ जो है वो एप्लीकेबल होता है। अब नॉर्मल बात पे देखो तो जे कंट्री, जो भी कंट्री है उसने जो भी लॉ बनाया है वो ऑब्वियसली उस कंट्री की बॉर्डर में एप्लीकेबल होंगे। पर कोई बार ऐसा भी होता है कि कंट्री ऐसे कुछ लॉ बनाते हैं जो उनकी बॉर्डर के बाहर भी एप्लीकेबल हो सकते हैं। तो इस सिचुएशन को हम समझे तो दो टाइप के ज्यूरिसडिक्शन आएंगे। एक इंट्रा ज्यूरिसडिक्शन मतलब इंट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन, मतलब हमारी देश की बॉर्डर के अंदर ये लॉ एप्लीकेबल होगा। और दूसरा एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन, मतलब हमारी टेरिटरी के बाहर भी ये लॉ का ज्यूरिसडिक्शन रहेगा। बोलो समझ में आया? ये इंट्रा ज्यूरिसडिक्शन, इंट्रा टेरिटोरियल और एक्स्ट्रा टेरिटोरियल क्या है, ये क्लियर हुआ? अनम्यूट करके आंसर दो, यस और नो। Yes, sir. Yes, sir. सबको? Yes, sir. Yes. ओके चलिए, तो आगे देखते हैं। दोनों को हम लोग इंडिविजुअली समझ भी लेते हैं। अभी इसमें हमारा पहला जो है वो है इंट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन। इंट्रा टेरिटोरियल मतलब आप ऐसा समझो, विथ इन बाउंड्री ऑफ कंट्री। ठीक है, ये सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए। इट अप्लाइज टू ऑल ह्यूमन बीइंग। पहले तो ये जो इंट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन है वो सभी के सभी ह्यूमन बीइंग को एप्लीकेबल होगा, मतलब इंडिया के अंदर क्राइम करने वाला वो इंसान है, फिर इंडियन सिटीजन है या नहीं है, इंडियन सिटीजन है, ब्रिटिश सिटीजन है या अमेरिकन है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ह्यूमन बीइंग तो है ना, अमेरिका में है, मतलब ऐसा तो नहीं है कि वो एलियन है, जादू है, इंसान ही है, और उसने यहाँ पे ऑफेंस किया है तो फिर उसके ऊपर भी वो लॉ एप्लीकेबल होगा। तो एप्लीकेबल टू ऑल ह्यूमन बीइंग्स वेदर इंडियन और इवन फॉरेन सिटीजन। तो यहाँ पे सिटीजनशिप कौन सी कंट्री की है कोई लेना देना नहीं है, कंट्री की बाउंड्री के अंदर आपने ऑफेंस किया मतलब आपके ऊपर वो आईपीसी एप्लीकेबल हो जाएगा, फिर चाहे वो आप इंडियन हो या इंडियन ना हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझ लो इंट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन की। इफ एन एक्ट which is a crime under IPC is committed within the territory of India, जो कि मैंने यहाँ पे लिख के दे दिया कि जिसको आईपीसी के अंडर में क्राइम बोला हुआ है वो ऑफेंस, वो एक्शन अगर भारत की टेरिटरी मतलब भारत की जो बाउंड्री है उसके अंदर किया हुआ है, then IPC will apply and the court can try मतलब केस चला सकती है that offense, मतलब कि जिसको भी आईपीसी के अंडर में ऑफेंस क्राइम कहा गया है, अगर वो क्राइम यानी कि वो एक्शन भारत की टेरिटरी के अंदर होती है, मतलब भारत की बाउंड्री के अंदर होती है, चाहे कोई भी करता हो, इंडियन ने किया है या फॉरेनर ने किया है कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर उसको यहाँ पे आईपीसी के अंडर में ट्राई किया जाएगा, मतलब आईपीसी के अंडर में उसके ऊपर केस चल सकता है। इट कवर एवरी पर्सन, जो कि मैंने पहले ही कहा दिया, इररिस्पेक्टिव ऑफ नेशनलिटी एंड सिटीजनशिप, मतलब कि वो इंडियन है या फॉरेनर है कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इंसान ने किया है ना, भारत की टेरिटरी के अंदर किया है ना, तो आपको उसको क्राइम माना जाएगा और आईपीसी के अंडर में आपके ऊपर केस भी चलेगा।
प्रोवाइडेड दैट ऑफेंस वाज कमिटेड विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। बस ये कंडीशन इंडियन टेरिटरी के अंदर होना चाहिए, क्योंकि आईपीसी का जो स्कोप है, ये जो टाइटल ज्यूरिसडिक्शन है, वो कहां तक है, भारत में ही एप्लीकेबल होगा। तो यहां पे भारत की बाउंड्री के अंदर इंडियन या फॉरेनर कोई भी पर्सन कोई ऐसा एक्ट यानी कि एक्शन या क्राइम करता है जिसको कि आईपीसी के अंडर में क्राइम कहा गया है, तो फिर उसके ऊपर आईपीसी के अंडर में कोर्ट में ट्रायल यानी कि केस चल सकता है। ये क्लियर हुआ? ये समझ में आया सबको? थम्स अप करना समझ में आ गया हो तो। केपी प्रेरणा छो के नदी? हाँ केपी, हाँ सबके ऊपर नजर रहेगी मेरी। हाँ सबके थम्स अप चाहिए, आपका कंसंट्रेशन यहीं पे चाहिए। अभी देखो टेरिटरी ऑफ इंडिया, अभी बार बार ये वर्ड आया कि इंडिया की टेरिटरी में, इंडिया की टेरिटरी में, इंडिया की टेरिटरी में, तो हम इंडियन टेरिटरी कहेंगे किसको? तो देखो टेरिटरी ऑफ इंडिया एज डिफाइंड इन आर्टिकल 1 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 में भारत की टेरिटरी कौन सी है वो दिया हुआ है, वो माना जाएगा। उसके बाद टेरिटोरियल वाटरवेज मतलब समंदर, देखो भारत जो है उसका हम लोग मैप देखेंगे तो यहां पे आपको ऐसा लगेगा ये बाउंड्रीज जो है वो खत्म हो गई, पर यहां पे समंदर भी है, तो समंदर की वाटर बाउंड्रीज भी होती है सभी कंट्रीज की। तो भारत की वाटर, यहां पे ये फिजिकल लैंड लिमिट खत्म हो गई, बट सपोज वाटर बाउंड्री यहां तक है, तो अगर सर यहां पे कोई क्राइम किया है तो आईपीसी के अंडर में आएगा। लैंड टेरिटरी, इसके साथ साथ वाटर टेरिटरीज, ऑन दूसरा एनी शिप और एयरक्राफ्ट आइदर ओन्ड बाय इंडियन और रजिस्टर्ड इन इंडिया, मतलब कोई शिप में हुआ है ऑफेंस क्राइम, पर वो शिप ये जो लैंड बाउंड्री है उसके भी बाहर है, जो वाटर बाउंड्रीज है इंडिया की उसके भी बाहर है। मतलब फॉर एग्जांपल वो जो शिप है वो पैसिफिक ओशन में, प्रशांत महासागर में, जो कि भारत की वाटर बाउंड्रीज में भी नहीं आता है, पर वहां पे जो शिप चल रहा है वो फॉर एग्जांपल इंडियन शिप है, या वो शिप इंडिया में रजिस्टर्ड है, और वहां पे उस शिप पे किसी का मर्डर हुआ है, तो क्या आईपीसी एप्लीकेबल होगा? तो ये देखना होगा कि वो जो शिप जो कि प्रशांत महासागर में है जहां पे ये ऑफेंस हुआ है, क्या वो शिप इंडियन ओन्ड है या तो वो रजिस्टर्ड इन इंडिया है, तो उसके ऊपर जो भी एक्शन हुआ है उसको आईपीसी के अंडर में क्राइम माना जाएगा और उसके ऊपर ट्रायल भी चलेगा। क्लियर? चलिए अगर आपको ये इंट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन समझ में आ गया है तो अभी उसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। देख लो इंट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन के यह एग्जाम्पल, कटप्पा अ सिटीजन ऑफ इंडिया, दिस इज इंपॉर्टेंट वर्ड, बट हालांकि सिटीजन इंडियन है या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए एक एग्जाम्पल एक सिटीजन इंडिया का ले रहे हैं, दूसरा फॉरेनर लेंगे। मर्डर बाहुबली इन इंडिया, अब ये कटप्पा मामा है जो कि एक इंडियन है, उन्होंने इंडिया में माहेश्मती साम्राज्य जो कि इंडिया के अंदर ऐसा मान लो, वहां पे बाहुबली नाम के एक पर्सन का मर्डर कर दिया, ये इंपॉर्टेंट है, इन इंडिया। तो क्या इसको आईपीसी के अंडर में क्राइम माना जाएगा या नहीं? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. बिल्कुल, सब लोगों को Yes, आंसर sir. चाहिए। Yes. Yes. ओके, Yes, दूसरा sir. एक एग्जांपल लेते, दूसरा एग्जांपल लेते, कुमार वर्मा जो कि एक फॉरेनर, ठीक है, फॉरेन सिटीजन है, वो इंडिया में आते हैं और उन्होंने इंडिया में बाहुबली का मर्डर कर दिया, वो खुद इंडियन नहीं है, ठीक है, अब मर्डर करने के बाद पुलिस उसको पकड़ेगी तो बोल रहे लाइक मैं तो इंडियन हूं ही नहीं, तो इंडियन पिनल कोड का मेरे साथ क्या लेना देना, मैं तो अफ्रीकन हूं, तो इंडियन पिनल कोड के साथ मुझे कोई कनेक्शन नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि मैंने मर्डर किया वो भी इंडियन नहीं था, बस इंडिया के अंदर मैंने मर्डर किया है, तो क्या उसको आईपीसी के अंडर में क्राइम माना जाएगा या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes. बस ये देखने के Yes. भारत में हुआ है ना, इंडिया में हुआ है ना, बात खत्म, वहीं पे ये क्राइम इंडियन पिनल कोड के अंडर में कहलाएगा। पर यहां पे कुछ एग्जम्पशन दिए हुए, एग्जम्पशन मतलब एक्सेप्शंस, जिसमें क्या कहा है कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग कैन नॉट बी इनिशिएटेड, इनिशिएटेड मतलब स्टार्टेड, अगेंस्ट फॉलोइंग,
किसके अगेंस्ट में हम लोग क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं कर सकते? पहला, प्रेसिडेंट और गवर्नर ऑफ स्टेट ड्यूरिंग द टाइम दे होल्ड द ऑफिस। मतलब कि हमारे प्रेसिडेंट अभी कौन है? रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद, ठीक है। रामनाथ अभी कोविंद। रामनाथ कोविंद ने किसी का मर्डर कर दिया इंडिया के अंदर ही, इंडिया के अंदर ही रामनाथ कोविंद ने मर्डर कर दिया और उसका वीडियो वायरल हो गया। जैसे अभी वो कैब वाला लखनऊ का केस वायरल हो गया है ना, लखनऊ में वो लड़की ने वो कैब ड्राइवर को रोक के मारा था, पीटा था, वैसा ये वीडियो भी रामनाथ कोविंद का वायरल हो गया क्योंकि उन्होंने मर्डर किया है। तो यहां पे रामनाथ कोविंद है हमारे प्रेसिडेंट या उसी तरह से किसी स्टेट के गवर्नर, तो उनकी पोजीशन की वजह से, बिकॉज दे आर कंसिडर्ड एज द फर्स्ट सिटीजन, तो उनके ऊपर क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं कर सकते। कब तक? जब तक कि वो प्रेसिडेंट की या गवर्नर की पोजीशन पे है। जैसे ही उनकी वो पोजीशन चली गई उसके बाद उनके ऊपर प्रोसेसिंग कर सकते हैं। दूसरा है फॉरेन सोवरेन, ध्यान से देखना, फॉरेन सोवरेन है, फॉरेन सिटीजन नहीं कहा है, फॉरेन सोवरेन मतलब फॉरेन एम्बेसडर, फॉरेन के रिप्रेजेंटेटिव है, तो उनके ऊपर भी क्रिमिनल प्रोसेसिंग नहीं हो सकता। एंड तीसरा होता है एम्बेसडर एंड डिप्लोमेट्स ऑफ फॉरेन कंट्रीज। फॉरेन कंट्री के जो डिप्लोमेट्स होते हैं, एम्बेसडर्स होते हैं, वो अगर इंडिया में आए हैं और उन्होंने कोई क्राइम किया है जो कि आईपीसी के अंडर में आता है, पर उनके ऊपर क्रिमिनल प्रोसेसिंग नहीं कर सकते जब तक वो अपनी पोजीशन जो है उसके ऊपर बैठे हुए हैं। क्लियर हुआ? तो ये 3 एक्सेप्शन है। पहला, प्रेसिडेंट या गवर्नर ऑफ स्टेट, दूसरा फॉरेन सोवरेन, एंड थर्ड एम्बेसडर और डिप्लोमेट्स ऑफ फॉरेन कंट्रीज। बोलो, समझ में आया ये? Yes, sir. ये चीज समझ में आई? नॉर्मली किसके ऊपर हो सकता है? तो कोई भी इंडियन सिटीजन या फॉरेन सिटीजन, अगर वो इंडिया के अंदर ऑफेंस करता है जो कि आईपीसी के अंडर में क्राइम माना जाता है, तो उसके ऊपर केस चलेगा। पर 3 कैटेगरी है जो कि एक्सेप्शन में आएगी। पहला, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और गवर्नर ऑफ स्टेट, दूसरा फॉरेन डिप्लोमेट्स, और तीसरा एम्बेसडर और सोवरेन्स ऑफ फॉरेन कंट्रीज। क्लियर? अभी हम देखते हैं एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन। देखो, इंट्रा टेरिटोरियल हमने दिखा, इंट्रा टेरिटोरियल मतलब क्या था? भारत की बाउंड्रीज के अंदर, और बाउंड्री के लिए भी 3 कंडीशन आई, एक टेरिटोरियल लैंड बाउंड्री ये वाला, उसके बाद वाटर बाउंड्रीज, और तीसरा वाला कोई सीप जो कि इंडियन बाउंड्री के अंदर नहीं है बट इंडियन ओनरशिप का है या रजिस्टर्ड इन इंडिया है, तो ये सब ज्यूरिसडिक्शन के अंदर आता था। अब हम बात करेंगे एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन। इट अप्लाइज टू इंडियन नेशंस ओनली। ध्यान रखना, यहां पे एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन में क्या है? मींस इंडियन सिटीजन के ऊपर ही एप्लीकेबल होगा, फॉरेनर के ऊपर एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। इंट्रा टेरिटोरियल, फॉरेनर हो या इंडियन हो, भारत के अंदर ऑफेंस करेंगे सबके ऊपर एप्लीकेबल। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन है तो ऑब्वियस है कि भारत के जो सिटीजन है उसी के ऊपर भारत सरकार कर सकती है। दूसरी किसी कंट्री का है तो वो अपनी कंट्री वाला देखेंगे। भारत के बाहर हुआ है तो भारत के बाहर कुछ हुआ है तो अगर इंडियन इन्वॉल्व है तो भारत सरकार इन्वॉल्व होगी। इंडियन नहीं है, अभी पाकिस्तान के अंदर किसी फॉर एग्जांपल अमेरिकन ने वहां पे कोई क्राइम किया है तो इंडियन गवर्नमेंट को क्या लेना देना उसके साथ? वो कुछ नहीं करेंगे। पर ऐसा है कि पाकिस्तान के अंदर किसी इंडियन ने गलत किया है तो इंडियन गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट लेती है। तो ये एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन इंडियन नेशंस को ही सिर्फ एप्लीकेबल होते हैं। तो देखो, बेसिक अंडरस्टैंडिंग में क्या कहा है? वेयर अ क्राइम इज कमिटेड आउटसाइड द टेरिटरी ऑफ इंडिया बाय इंडियन नेशन, मतलब इंडियन सिटीजन, मतलब कि ये भारत जो है उसकी बाउंड्री के बाहर, मतलब फॉर एग्जांपल चाइना में किसी ने ऑफेंस किया है और वो ऑफेंस करने वाला कौन है? इंडियन नेशनल है, मतलब इंडियन सिटीजन है, देन सच अ पर्सन मे बी ट्राइड एंड पनिश्ड बाय इंडियन कोर्ट। तो ही भारत कोर्ट जो है, भारत की कोर्ट, वो उसके ऊपर ट्रायल कर सकती है। कब?
जब ऑफेंस हुआ है इंडियन टेरिटरी के बाहर, पर वो ऑफेंस करने वाला एक इंडियन है। एग्जाम्पल देख लो, बल्लाल देव हु इज सिटीजन ऑफ इंडिया, ये जो है वो इंडियन सिटीजन है, इंडियन नेशनल है, कमिट्स अ मर्डर इन दुबई। अभी दुबई वो भारत की टेरिटरी में तो है नहीं, भारत की टेरिटरी के बाहर है, तो क्या यहाँ पे आईपीसी के अंडर में बल्लाल देव के ऊपर ट्रायल यानी कि केस चल सकता है? यस और नो? यस सर। सब लोग? यस सर। Yes. Yes, sir. वीडियो कैमरा चालू करो यार, अपनी प्यारी शक्लें दिखाओ मुझे। लगना चाहिए कि सब क्लासरूम में ही बैठे हैं, मुझे भी सब लोग दिखने चाहिए। जल्दी जल्दी से वीडियो कैमरा चालू करो वरना श्राप दे दूंगा। मेरे श्राप पूरे वडोदरा में वर्ल्ड फेमस है, सूरत में भी, सूरत वाले जो है वो पूरे गुजरात में। चलो जल्दी जल्दी से जल्दी ला बता। विधि, खुशी, नंदिनी, रुचा, हेत, सासुमा ना सम चालू नहीं करो तो सर तो बंद कर दीजिए पहला। चलिए, तो जैसा आप लोगों ने कहा, he can be tried and convicted of murder in any place in India under IPC। आईपीसी के मुताबिक उसको भारत में कन्विक्ट करके उसके ऊपर ट्रायल किया जा सकता है। बोलो क्लियर हुआ ये वाला टॉपिक? ये हमारा जो सेकंड टॉपिक है वो खत्म हुआ। यस सेकंड सर। वाला पार्ट मेन डील करता था टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ आईपीसी, किसने ऑफेंस किया है, किसको आईपीसी के अंडर में क्राइम माना जाएगा, किसको नहीं माना जाएगा, उसका टेरिटोरियल बाउंड्री क्या रहेगा, ये सब पॉइंट हमारे सेकंड पॉइंट में कवर हुए। चलिए अभी अपन लोग आगे बढ़ते हैं। थोड़ा मुझे गले में प्रॉब्लम है इसलिए शायद आवाज में आपको दिक्कत हो सकती है, बट लेक्चर चेंज नहीं होगा। लेक्चर हमारा जो टारगेट है उसके हिसाब से हम टॉपिक खत्म करने ही वाले, ठीक है? आवाज में आपको थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, बट सबको आवाज क्लियरली आएगी। हमारा जो थर्ड टॉपिक है दैट इज ऑफेंस। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देखो एग्जाम ओरिएंटेड। तो सबसे पहले हम लोग ऑफेंस किसे कहेंगे, डेफिनेशन क्या रहेगी ऑफेंस की। तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, उसके अंदर भी हमने देखा था ऑफेंस की डेफिनेशन, एक सीआरपीसी में देखी थी और एक आईपीसी की डेफिनेशन उसमें भी देखी थी। देखो, सीआरपीसी डिफाइंस ऑफेंस एज टू मीन एनी एक्ट और ओमिशन मेड पनिशेबल बाय एनी लॉ फॉर टाइम बीइंग फोर्स इन इंडिया। मतलब भारत में कोई स्पेसिफिक टाइम पे जो लॉ एप्लीकेबल है उसके अंडर में वो कोई एक्ट जो कि हुई है या कोई एक्ट जो होनी थी पर नहीं हुई है, यानी कि ओमिशन, तो उसको क्राइम कहेंगे एज पर सीआरपीसी। ये हमने सीआरपीसी वाले चैप्टर में भी देख ली है। अभी हम लोग स्टडी कर रहे हैं आईपीसी। तो देखो, इंडियन पीनल कोड डिफाइंस ऑफेंस मींस डिनोट्स अ थिंग मेड पनिशेबल बाय द कोड। ये कोड मतलब आईपीसी, मतलब वो ऐसी कोई भी चीज जिसको आईपीसी के अंडर में पनिशेबल कहा है, वो सारी की सारी ऑफेंस, लाइक किसी को एबडक्ट कर लेना यानी कि किसी को किडनैप करना, किसी को उठा लेना, किसी का मर्डर करना, किसी के पर्स से पैसे निकालना मतलब चोरी करना, या किसी को परेशान करना या किडनैप करने की कोशिश करना, कुछ भी ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे एक्शन है जो कि आईपीसी कोड के अंडर पनिशेबल है। तो उन सब को आईपीसी के हिसाब से क्राइम कहा जाएगा। बोलो क्लियर हुआ ये? क्राइम किसे कहेंगे? तो एज पर आईपीसी जो भी एक्ट पनिशेबल है अंडर आईपीसी उसको अपन लोग क्राइम कहेंगे। चलिए, तो देखो, एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स टू कॉन्स्टिट्यूट ऑफेंस। ऑफेंस कब हुआ है, हम कैसे मानेंगे? तो उसके लिए कुछ इंग्रेडिएंट्स चाहिए, वो इंग्रेडिएंट प्रेजेंट है तो ही उसे हम लोग
ऑफेंस कहेंगे। जैसे हम लोग मैगी बनाते हैं तो मैगी के अंदर कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं, लाइक उसके अंदर मैगी आती है, आटा मैगी होगी या मैदा वाली मैगी होगी, मसाला होगा, मसाले के अंदर क्या क्या डाला हुआ है वो सब इंग्रेडिएंट में लिखा हुआ होता है। वैसे ही कोई ऑफेंस है तो उसके अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए तो हम उसे ऑफेंस कह सकते हैं। तो यहाँ पे 4 चीजें होनी चाहिए। पहला है एक्ट डन बाय ह्यूमन, किसी इंसान ने ये एक्ट की होनी चाहिए, मतलब आप लोगों की कैटेगरी नहीं चाहिए, ठीक है। जानवर ने अगर ऑफेंस किया है तो वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा। यहाँ पे मेरे जैसे आत्माराम तुकाराम बिंडी मास्टर जैसे इंसान वो अगर एक्ट करते हैं तो ऑफेंस की कैटेगरी में आएगा। मतलब पहला एक्ट डन बाय ह्यूमन बीइंग। सेकंड मींस रिया या फिर मैनस रे, कुछ भी प्रोनाउंस कर सकते हो, मेंस रिया मतलब गिल्टी माइंड, अभी हम देखेंगे आगे। देन एक्टस रिया मतलब एक्चुअली में वो होना चाहिए, पहले सोचा बट एक्चुअली में किया ही नहीं तो भी नहीं चलेगा, एक्चुअल एक्शन भी होना चाहिए। और उससे इंजरी टू अनदर पर्सन ये भी होनी चाहिए। ये जब 4 चीजें मिलती है तब जाके ऑफेंस बनता है। जैसे आपने हर्षद मेहता स्कैम 1992 मूवी देखा हो तो मार्केट का मसाला कैसे बनता है, वो बोलता है कि थोड़ा इमोशन लगा दो, थोड़ा इनसाइडर इंफॉर्मेशन लगा दो, उसमें थोड़ा ग्रीड मिला दो तो हो जाता है मार्केट का तड़का तैयार। उसी तरह से यहाँ पे ऑफेंस के लिए क्या 4 चीजें इकट्ठा करनी पड़ेगी। तो पहला एक्ट डन बाय ह्यूमन बीइंग, मैंस रिया, एक्टस रिया एंड इंजरी। जब ये 4 चीजें मिलेगी तो ऑफेंस कहलाएगा। तो चलिए चारों के 4 इंग्रेडिएंट्स को यानी कि एसेंशियल कंडीशंस को इंडिविजुअली समझ लेते हैं। पहला है एक्ट डन बाय ह्यूमन, किसी इंसान ने यह ऑफेंस किया हुआ होना चाहिए। और ह्यूमन बीइंग मस्ट हैव डन समथिंग रॉन्ग, मतलब कि अगर आप लोग रोबोट मूवी याद करो, चिट्टी द रोबो, इंसान नहीं था रोबोट था, उसने बहुत सारे लोगों को मार दिया। तो लास्ट में मूवी में एक कोर्ट का सीन बताते, उसमें क्या बोला भाई ये मशीन की फेलियर की वजह से हुआ है, तो उसके लिए डॉक्टर वसीकरण को हम लोग सजा नहीं दे सकते क्योंकि वो एक्ट वसीकरण ने नहीं की है, वो एक्ट एक मशीन चिट्टी द रोबो ने की है या कोई जानवर ने किया है। सॉरी, थोड़ा गले में कफ आ गया था। तो आईपीसी के अंडर में उसको यहां पे ऑफेंस नहीं माना जाएगा। आईपीसी के लिए क्या जरूरी है, द एक्ट मस्ट बी डन बाय सम ह्यूमन बीइंग। मींस इफ अ टाइगर और bear kills any human, the tiger or bear cannot be made punishable under IPC, under IPC as it is not human। मतलब मैंने चिट्टी द रोबो का एग्जांपल दिया, ऐसे कोई टाइगर है, बेर है, अभी कई बार आप देखते हो न्यूज चैनल पे या न्यूज़पेपर में कि यहाँ पे ये गांव में अचानक से टाइगर आ गया, टाइगर का तो कम आता है पर लेपर्ड है या चीता है वो घुस गया था और उसने 2 गांव वालों को मार दिया। अभी 2 गांव वालों को मार दिया, फिर उस चीता को पकड़ लेते, फिर क्या करते, वो चीता है या लेपर्ड है जो भी आप कहो, उसको पकड़ा जिसने 2 गांव वालों को मार दिया था, चलो भाई तुमको जेल जाना पड़ेगा, जेल में रखेंगे तुमको, ऐसा होगा। बाकी कैदियों उसको तो मजा आएगा, हाँ ले जाओ ले जाओ, बाकी सब कैदियों के साथ डाल दो, अच्छा नाश्ता मिलेगा, बहुत सारे लोगों का खून पिया होगा, वैसे लोग मिलेंगे खून पीने के लिए। तो ऐसा तो होता नहीं है कि वो जानवर को जेल में डाल दे, उसके ऊपर केस चलाएंगे, ऐसा नहीं होता है क्योंकि वो इंसान नहीं है, वो वाइल्ड एनिमल है, जानवर है। क्योंकि यहाँ पे आईपीसी की कंडीशन क्या है कि वो एक्ट अगर किसी इंसान ने की है तो ही उसके ऊपर आईपीसी के अंडर में ट्रायल किया जा सकता है। उसके बाद सेकंड वाला पॉइंट है मैंस रिया, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये हम लोग लॉ ऑफ टॉर्ट वाले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं। मैंस रिया इज अ लेटिन वर्ड विच मीन्स गिल्टी माइंड। मैंस रिया का मतलब क्या, गिल्टी माइंड, माइंड ने ये ऑफेंस के बारे में पहले सोचा है। मैंस रिया इज अ फंडामेंटल प्रिंसिपल टू कॉन्स्टिट्यूट अ क्राइम। याद रखना कौन सा फंडामेंटल प्रिंसिपल है क्राइम के लिए, तो मैंस रिया ये सबसे पहली जरूरत होती है। इट इज बेस्ड ऑन द मैक्सिम एक्टस नॉन फेसिट रीम निसी मेंस सिट रिया, मीन्स
an act will itself does not constitute or not considered as a crime if guilty intention is missing. मतलब अगर कोई एक्शन हो गया है, कोई क्राइम मींस जिसको हम क्राइम कहते हैं, ऑफेंस हो गया है, बट एक्चुअली में वो ऑफेंस करने का कोई इंटेंशन था ही नहीं, सर्कमस्टेंशियल वो हो गया है, तो उसको क्राइम नहीं कहा जाएगा, क्योंकि वहां पे मीन्स रिया नहीं है। मतलब आपने मूवीज देखा होगा तो उसके अंदर धर्मेंद्र जो होता है, कुत्ते कमीने, मैं तेरा खून पी जाऊंगा, मैं तेरी बोटी बोटी कर दूंगा, कुत्तों को खिला दूंगा, मतलब इस तरह के डायलॉग बोलता है और फिर विलन को मारता है। पहले ही उसका इंटेंशन था कि कुत्ते कमीने, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। आजू बाजू वाले जो कुत्ते थे वो बेचारे डर जाते हैं कि साला गब्बर सिंह का लफड़ा है, हमको बीच में क्यों डाल रहे हो। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि धर्मेंद्र जो है उसका इंटेंशन पहले सा था कि तुझे मैं जान से मार दूंगा और बाद में मारा, मतलब तुमने माइंड में सोचा ही था कि तुमको गब्बर सिंह को मारना ही है, तो ये हो जाता है मेंस रिया कि आपका क्रिमिनल इंटेंशन है, गिल्टी माइंड है। द जनरल रूल टू बी स्टेटेड इज there must be a mind at fault before there can be a crime. मतलब एक्चुअली में कोई क्राइम हो उससे पहले माइंड में उस क्राइम के बारे में सोचना पड़ेगा, मतलब सोचा होगा तो ही उसको हम क्राइम कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे माइंड में फॉल्ट पहले होना चाहिए। दिमाग की गड़बड़ी है, तुमको उसको मारने का भूत सवार है, तुम उसको मारना चाहते हो, मारने के लिए प्लानिंग करते हो और बाद में मारते हो, तो यहाँ पे मेंस रिया है, आपका माइंड गिल्टी है, आपने सोचा था कि इसको मारना है। इन सिंपल वर्ड्स, अ बैड इंटेंशन और गिल्ट इज एन एसेंशियल इंग्रेडिएंट इन एवरी ऑफेंस। अगर ऐसा कोई पर्पस या इरादा है नहीं मारने का, पर सपोज यहाँ पे कोई ऐसी चीज हो जाती है जिसमें गलती से गब्बर सिंह मर जाता है वीरूपाजी के हाथों, मतलब धर्मेंद्र के हाथों, तो यहाँ पे अगर धर्मेंद्र का इंटेंशन ही नहीं है मारने का और मर जाता है गब्बर सिंह बाय सम सर्कमस्टेंसेस, तो उसको आईपीसी के अंडर में ट्रायल नहीं किया जाएगा। अभी इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं ताकि आप ये पूरी तरह से अच्छे से समझ लो। तारा सिंह, जो कि हमने ऑलरेडी आईपीसी वाले चैप्टर में भी ये एग्जांपल मैंने समझाया था, फिर से ले रहे। लॉरी ड्राइवर, लॉरी ड्राइवर ही बोला है, लॉरी ड्राइवर मतलब ट्रक ड्राइवर हो, who ended up hitting and killing a pedestrian, pedestrian मतलब पास बायर, मतलब जो सड़क पे चल रहे वो लोग। अभी दो सिचुएशन है, पहली सिचुएशन जो सेम हम लोग आईपीसी में सीख चुके हो, तारा सिंह नेवर सॉ द पर्सन until it was too late and tried his best to stop the truck, but he could do nothing to stop the accident and in fact ended up killing the pedestrian। मतलब तारा सिंह जो है, मैं निकला गड्डी लेके करके गाना गाते गाते खुशी खुशी सड़क पे ध्यान भी रख रहा था और अपनी जो ट्रक है वो चला रहा था। अभी अचानक अचानक सडनली बीच में वहां पे वो अमीषा पटेल आ जाती है, ठीक है, सकीना मैडम, सकीना मैडम अचानक से बीच में आ गई। अभी तारा सिंह ने एकदम देखा कि यार सकीना मैडम बीच में घुस रही है, उसने पूरी ताकत के साथ शॉर्ट ब्रेक लगा दी, बट इतना जल्दी से हुआ कि वो ब्रेक लगाने की पूरी कोशिश की, फिर भी सकीना मैडम का एक्सीडेंट हो गया और वो मर गई। अभी सकीना मैडम के जो अब्बू है अमरीश पुरी, ठीक है, वो तारा सिंह के ऊपर ट्राई करते हैं, केस करते हैं, तो क्या यहाँ पे तारा सिंह जो है वो आईपीसी के अंडर में ऑफेंडर, क्रिमिनल माना जाएगा, यस और नो? No. नो, क्यों? मारा तो है, गिल्टी माइंड नहीं था उनका। उसका इरादा नहीं था मारने का, ठीक है, उसका मारने का कोई इरादा नहीं था, सिचुएशन ऐसी हो गई कि वो मर गई। हाँ, उसको ऐसा नहीं होगा टोटली फ्री कर दिया जाए, क्या होगा तारा सिंह के लिए, क्या प्रोविजंस लगेंगे? Monetary फाइन होगा damages थोड़ा, के लिए मॉनिटरी डैमेज। Civil round, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, मतलब आईपीसी वाला चैप्टर आपको याद है, सॉरी सीआरपीसी वाला, कि मॉनेटरी डैमेजेस पे करने होंगे, उसको यहाँ पे आईपीसी के अंडर में कन्विक्ट नहीं किया जाएगा। दूसरी सिचुएशन कि तारा सिंह जो है वो बदला लेने के लिए खुन्नस में भरा हुआ था, तैयारी थी कि सकीना मैडम को देखना है और उड़ा देना है।
अभी सकीना मैडम आ रही है अपनी सहेलियों के साथ या आइसक्रीम खाते खाते आ रही है, वो देखा और फुल स्पीड के साथ ट्रक चढ़ा दी, तो यहां पे क्या तारा सिंह सीआरपीसी या आईपीसी के अंडर में ऑफेंडर माना जाएगा, यस या नो? Yes, sir. क्योंकि यहाँ पे उसका पूरा इरादा था, गिल्टी माइंड था कि मुझे मारना है और फिर ट्रक के साथ घुस गए, तो वो हो जाता है ऑफेंस। तो यहाँ पे सेकंड सिचुएशन में क्रिमिनली लायबल होगा, जबकि जो सिचुएशन 1 है लायबल ओनली इन सिविल कोर्ट, जो कि सिर्फ मॉनेटरी डैमेजेस पे करने होते हैं। उसी तरह से रुस्तम वाला एग्जांपल याद करो, तो रुस्तम पावरी वो मूवी में क्या प्रूफ करता है कि मेरा जो झगड़ा हुआ था उसको प्लानिंग नहीं था, अचानक से हमारे बीच में झगड़ा हो गया, वो मुझे मारने जा रहा था और मैंने सेल्फ डिफेंस में गोलियां चला दी, अदरवाइज मेरा इसको जान से मारने का कोई पर्पस नहीं था। तो आपको मॉनेटरी डैमेजेस पे करने होंगे, बट आईपीसी के अंडर में आपको सजा नहीं मिल सकती। बोलो क्लियर हुआ ये? Yes, sir. Yes. Yes, sir. ओके, यस प्रेरणा ने हैंड रेस किया है, पूछो तो प्रेरणा डाउट। સર તમે કીધું કે એક્ટ ડન બાય હ્યુમન એટલે હ્યુમન થી કોઈ ભૂલ થઈ હોય તો જ ઓફેન્સ કહેવાય, પણ એણે જે ઇન્વેન્શન કોઈ મશીનરી કરી છે તો એના લીધે કોઈ ભૂલ થાય તો ઓબ્વિયસલી પેલા એટલે જે એનો ઓનર હોય એને બી સજા તો થાય જ ને. આઈપીસી ની અંડરમાં ના થાય, સજા ના થાય એવું નથી કીધું, આઈપીસી ની અંડરમાં એની ઉપર ટ્રાયલ ના ચાલે અને પાછું પ્રૂફ કરવું પડે કે मशीन ने एने ज ट्रेन કર્યું હોય, डॉक्टर वसीकरण जो है उन्होंने ही चिट्टी द रोबोट को इस तरह से ट्रेन किया हुआ है, प्लान किया है, उसके अंदर सब इनबिल्ट किया है कि वो लोगों को मारे, तो वो भी हो सकता है। बट यहाँ पे क्या है मेन चीज कि ऑफेंस अगर इंसान ने किया है तो आईपीसी के अंडर में चलेगा, पर ऐसा नहीं है कि दिस इज द ओनली लॉ, दूसरा कुछ होता है तो उसके लिए भी लॉ है जो कि एप्लीकेबल होता है। ओके, थम्स अप भी आ गया, क्या बात है प्रेरणा। चलिए, तो यहां तक के टॉपिक आई एम श्योर आपको क्लियर हो गए। तीसरा पॉइंट है एक्टस रिया, मतलब पहले धर्म जी ने ऐसा बोला था कि कुत्ते कमीने में तेरा खून पी जाऊंगा, फिर ठीक है चल जा, जाने देता हूं, तेरे को सिर्फ डरा रहा था, गब्बर सिंह पैंट गीली हो गई ना तेरी मेरी आवाज सुन के, ठीक है चल जा, अभी छोड़ दिया, तो वो क्राइम नहीं है क्योंकि उसका इंटेंशन था। पर बेचारे गब्बर सिंह को देख के दया आ गई कि साले के पास ब्रश करने के भी पैसे नहीं है, बाल बनाने के पैसे नहीं है, सेट वेट लगाता नहीं है कुछ, बेचारे के बाल ऐसे है, दांत ऐसे है, जा छोड़ दिया गरीब समझ के, तो कुछ नहीं। बट यहां पे कुत्ते कमीने में तेरा खून पी जाऊंगा ऐसा बोलने के बाद सच में पीछे पड़ भी गया। तो देखो, एक्टस रिया इज अ लैटिन वर्ड विच मीन्स क्रिमिनल एक्ट एंड इट इज एक्चुअल फिजिकल एक्ट, ये इंपॉर्टेंट है, इट इज एक्चुअल फिजिकल एक्ट ऑफ कमिटिंग अ क्राइम and there cannot be a crime if an actor's actual wrongful or criminal act has not taken place। मतलब मैंने सब कुछ सोचा, प्लान किया, पर बाद में मैंने कुछ किया ही नहीं, वो तो सिर्फ मैं डरा रहा था, एक्चुअली मैं कुछ नहीं किया, धमकी दी, प्लान भी किया कि साले को मार देना है, साले के हाथ पांव तोड़ देना है, पर फिर सोचा चलना यार छोड़ देता हूँ, फिर मेरा भी फ्यूचर का क्या, रहने तो जाने दिया। तो मैंने सिर्फ सोचा था, उसके बेस के ऊपर क्राइम नहीं बनेगा। क्राइम के लिए सोचना जरूरी है, पर सोचने के बाद एक्चुअली में क्राइम करना भी जरूरी है, तो आईपीसी के अंदर में उसको क्राइम मानेंगे। एंड देयर कैन बी नो क्राइम फॉर बैड थिंकिंग, सिर्फ गलत सोचना है तो उसके लिए कोई क्राइम नहीं माना जाता है, उसके ऊपर कोई ऑफेंस नहीं होता है। ऑब्वियसली बात है सर, अगर ऐसा होता सोचने के ऊपर सजा मिल सकती, तो अभी तक तो आपके बारे में हमने इतनी इतनी बातें सोच के रखी है कि हमको 2-4 बार तो उम्र कैद की सजा हो ही जाती। क्यों? ये होमवर्क देते हो, ये टॉपिक करवाते हो, इतना वर्क दे देते हो, तो ऐसा भी सोचा था ज्यादा होमवर्क दे सब मार डालते हैं, हाथ पांव तोड़ डालते हैं, सोचा था, किया नहीं। अल्टीमेटली पता है कि सर हमारे भले के लिए क्या है, पर गुस्सा आया, सोच लेते ना, कई बार सोच लेते हैं, ऐसा कर देता हूँ, अपने भाई बहन होंगे तो भी ऐसा माइंड में आ जाएगा, मारता हूँ, तोड़ देता हूँ, साले को ऐसा कर देता हूँ, वैसा कर देता हूँ, किया कुछ नहीं, तो सिर्फ गलत सोचना ये क्राइम नहीं माना जाता है। एंड द लास्ट इंग्रेडिएंट इज इंजरी टू अनदर पर्सन। देखो 3 चीजें, पहले ह्यूमन ने किया, दूसरा मैंस रिया था
मतलब माइंड ने सोच के रखा था। तीसरा, एक्टस रिया, एक्चुअली में भी काम किया बट सामने वाले को इंजरी हुई ही नहीं। मतलब आपने सोचा, ध्यान से सुना, आपने सोचा कि फॉर एग्जाम्पल ये मेरा फ्रेंड नहीं है, ये मेरा दुश्मन है। फॉर एग्जाम्पल खुशी ने सोचा कि वैभवी को ना सर पे पत्थर मार के उसका सर फोड़ देती हूँ। अभी खुशी ने ऐसा सोचा वैभवी को पत्थर मार के उसका सर फोड़ देना है, तो इसको हम क्या कहेंगे? मैंसरिया। ओके, बहुत बढ़िया। अभी खुशी ने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और फेंका जोर से वैभवी की ओर, तो उसे हम क्या कहेंगे? एक्टसरिया। एक्टसरिया। मतलब उसने एक्चुअली में एक्शन भी किया बट उसका एम अच्छा था, उसने पत्थर फेंका, वैभवी को लगा ही नहीं, वैभवी को कुछ हुआ ही नहीं, कुछ इंजरी भी नहीं हुई, कुछ भी टच भी नहीं हुआ। पर वैभवी को यह पता चल गया कि देखो खुशी ने पत्थर फेंक के मुझे मारने की कोशिश की थी, अभी मैं उसके ऊपर आईपीसी के अंडर में केस करूंगी, तो क्या वो केस हो सकता है? नो सर। नो सर। क्यों नो? सर उसको इंजरी हुई नहीं वैभवी को। इंजरी नहीं हुई है। इंजरी इज इंपॉर्टेंट। इंजरी शुड हैव अकर्ड टू अनदर पार्टी ड्यू टू एक्टस रिया। जो एक्शन लिया, पत्थर फेंका, वो पत्थर वैभवी को लगा होता तो उसके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है। भाई उसने एक्टस रिया किया और वैभवी को उससे इंजरी भी हुई, पर यहां पे ऐसा कुछ नहीं हुआ है, तो फिर इंजरी मिसिंग है। मैंस रिया था, एक्टस रिया था, एक्ट डन बाय ह्यूमन बीइंग था, पर इंजरी हुई ही नहीं है, तो फिर यहाँ पे आईपीसी के अंडर में उसको क्राइम नहीं मानेंगे। मींस एन एक्शन विच हैज नॉट इंजर्ड अनदर पर्सन कैन नॉट बी ट्रीटेड एज क्राइम। मतलब यहाँ पे आप देखो 4 इंग्रेडिएंट है, चारों के चार एक साथ प्रेजेंट होने चाहिए तो ही उसको क्राइम कंसीडर किया जाएगा अंडर आईपीसी। 4 में से अगर एक भी एलिमेंट मिसिंग है, लाइक एक्टस मींस एक्टस रिया हुआ, एक्शन हो गई, सामने वाले को इंजरी हुई बट मैंस रिया नहीं था, जैसे रुस्तम मूवी का एग्जांपल, तो क्राइम नहीं। दूसरा, एक्टस रिया था, ह्यूमन ने भी किया था, मैंस रिया भी था बट इंजरी नहीं हुई, मतलब पत्थर फेंका पर पत्थर लगा नहीं उसको, तो भी उसको क्राइम नहीं कहेंगे। चारों की चार चीजें, एक्ट डन बाय ह्यूमन बीइंग, मैंस रिया, एक्टस रिया एंड इंजरी टू अ पर्सन, ये सब चारों की चारों चीजें मिलती है तब उसको आईपीसी के अंडर में क्राइम कहा जाएगा। बोलो समझ में आया ये? सबको यहां तक के पॉइंट क्लियर हुए? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। चलिए आगे भी हम लोग देखेंगे। चलिए अभी हम लोग डिस्कस करते हैं हमारा फोर्थ वाला टॉपिक, दैट इज टाइप्स ऑफ मेंस रिया। मेंस रिया क्या है? देखो मेंस रिया का मतलब क्या होता है, अभी हमने समझा गिल्टी माइंड। देखो यहां पे ये बंदा इस लड़के को चाकू दिखा के कुछ चोरी कर रहा है या कुछ लूट रहा है, पर इससे पहले उसने माइंड में सोचा कि मैं इस लड़के को लूट लेता हूं, तो ये लूट का सोचना दैट इज यहां पे मेंस रिया। सिमिलरली यहां पे फॉर एग्जांपल ये हैनिस है और ये हैनिस ने सोचा कि मैं हेत को मारूंगा और उसका सर फोड़ दूंगा, उसकी नाक तोड़ दूंगा, ऐसा सोचा। देखो ये है हेत, है हेत की शकल है, ये सोचा हैनिस ने और बाद में जाके एक्चुअली में मारा। तो मारने से पहले उसने सोचा था कि आज तो साले हेत क्या मुंह तोड़ दूंगा, उसकी नाक तोड़ दूंगा, ठीक है। तो ये जो सोचा उसी को कहा जाता है मेंस रिया। तो देखो मेंस रिया के फॉर्म्स और टाइप्स, तो इसके अंदर पहला आता है इंटेंशन। इंटेंशन मतलब इरादा होना। तो देखो इंटेंशन इज डिफाइंड एज द पर्पस विथ विच एन एक्ट इज डन। कौन से पर्पस से
आपने वो एक्ट किया है, वो पर्पस, फॉर एग्जाम्पल हेनिस ने हेत को मारा, तो यहाँ पे कौन से पर्पस से उसने मारा कि साले की नाक तोड़ देनी है, साले को सबक सिखाना है, ये पर्पस है मेरा, उसके दिमाग में मेरा डर बिठाना है, तो विथ दिस इंटेंशन हेनिस ने ये एक्ट किया है। तो ये जो इंटेंशन है उसको यहां पे कहा जाएगा इंटेंशन, पर्पस उसको कहा जाएगा इंटेंशन। इंटेंशन इंडिकेट्स द पोजीशन ऑफ माइंड, उससे ये पता चलता है कि आपके माइंड की पोजीशन क्या है, आप क्या सोचते हो, क्योंकि मेंस रिया का मतलब क्या, गिल्टी माइंड। अभी आपकी सोच यार हेनिस को सिर्फ थोड़ा सा मजाक मस्ती, दोस्त है तो बर्थडे आ रही है तो बर्थडे बम तो मारने पड़ेंगे ना, ये प्लान किया था। तो यहाँ पे आपका पर्पस उसको मार मार के पिछवाड़े को लाल रेड रोज या ब्लैक रोज बनाने का पर्पस नहीं था, बर्थडे है, दोस्त है तो थोड़ा सेलिब्रेट तो करेंगे ना, तो पिछवाड़े पे मारेंगे, तो ये सिर्फ फ्रेंडशिप में था। पर्पस यहाँ पे वो दबंग मूवी में बताते हैं कि पिछवाड़े को मार मार के रेड रोज या ब्लैक रोज नहीं बनाना है, बस मस्ती करनी है। तो ये पर्पस ये इंटेंशन में आता है। कंडीशन ऑफ समवन at a particular time of commission of an offense, also a will of accused to see the effect of his lawful unlawful conduct। देखो कंडीशन उसके माइंड की क्या थी कि इस पर्टिकुलर टाइम पे वो क्या सोचता है, और उसका विल ऑफ एक्यूज्ड, विल मतलब उसकी इच्छा, उसकी ख्वाहिश क्या थी कि भाई मुझे इसको मार मार के सबक सिखाना है, ये मेरी ख्वाहिश है, मेरी इच्छा ये है, एंजॉयमेंट नहीं है, ख्वाहिश है कि इसको मार मार के मैं सबक सिखाऊं, तो ये विल ये आता है। क्रिमिनल इंटेंशन डज नॉट मीन ओनली स्पेसिफिक इंटेंशन बट इट ऑल्सो इंक्लूड्स अ जेनरिक इंटेंशन एज वेल। क्या कहा है कि यहाँ पे इंटेंशन में सिर्फ स्पेसिफिक इंटेंशन नहीं बट जेनरिक इंटेंशन भी आ जाता है। मतलब फॉर एग्जाम्पल आप देखो, संता पॉइजन्स द फूड, ध्यान से समझना कि स्पेसिफिक इंटेंशन और जनरल इंटेंशन में क्या डिफरेंस है। मैंने आपको क्लासरूम स्टडी में एग्जांपल भी दिया था कि खुशी दलसानिया की जगह पे खुशी शर्मा को मार देते हैं, प्लानिंग किसी और का था, हो कुछ और जाता है, ठीक है, ये वाला है। संता जो है, ये संता सिंह, उसने फूड में पॉइजन जहर मिला दिया विच बंटा वॉज सपोज टू ईट, मतलब संता ने खाने में जहर डाल दिया जो कि बंटा खाने वाला था, ठीक है, खाने वाला था, विद द इंटेंशन ऑफ किलिंग बंटा, कि अभी ये संता का इंटेंशन क्या था कि ये मैं जो पॉइजन डाल रहा हूं, जहर डाल रहा हूं, वो खाना बंटा खाएगा और बंटा मर जाएगा, उससे अपने को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अभी यहां पे बीच में आता है घंटा सिंह, घंटा सिंह ईट्स दैट फूड इंस्टेड ऑफ बंटा सिंह, अभी खाना देखा और घंटा सिंह है वो जोश में आ गया और उसने सब कुछ खाना खा लिया, खुशी और बहुत भूख लगी थी, किसका था देखा ही नहीं, खा लिया, एंड इज किल्ड, अभी मर गया बेचारा घंटा। नाउ संता इज लायबल फॉर किलिंग घंटा ऑल्दो संता नेवर इंटेंडेड टू किल घंटा सिंह। देखो ध्यान से समझो, इस चीज को समझो कि संता का प्लानिंग क्या था, बंटा को मारना है, इसके लिए उसने जहर डाला, स्पेसिफिक, ये जो हमने टॉप पॉइंट देखा ना कि स्पेसिफिक इंटेंशन क्या था, बंटा को मारना। अभी प्रॉब्लम क्या हुआ कि वो खाना खा गया घंटा सिंह और मर गया घंटा सिंह, ठीक है। अभी संता के ऊपर एक्शन होगा या नहीं होगा, अभी ऐसा बोलेंगे कि भाई संता के ऊपर एक्शन लेंगे, तो संता बोल रहा है कि भाई मेरा जो मेंस रिया था वो तो बंटा को मारने का था, मेरा इरादा वो तो बंटा को मारने का था, अभी बंटा तो जिंदा है, ये रहा देखो, अरे यार घंटा तो मर गया ना, तो घंटा मर गया उसमें मैं क्या करूं, मैंने उसको मारने का पर्पस थोड़ी रखा था, मेंस रिया उसमें है ही नहीं। तो यहां पे क्या दिखा जाता है, स्पेसिफिक इंटेंशन नहीं, जेनरिक इंटेंशन। चलो ठीक है, आपका पर्पस बंटा को मारने का था, पर पर्पस तो था ना, मारने का पर्पस वही आपका गलत है, चाहे वो बंटा हो, घंटा हो कि कोई भी हो, आपका इंटेंशन मारने का था, अभी मर गया कोई भी, आपका पर्पस मारने का था और आपकी वजह से मरा है। अभी आप ये कहो कि भी मुझे इसको नहीं मारना था, मारना तो मुझे दूसरे को था, ये तो गलती से मर गया, गलती से मिस्टेक हो गया, तो भी यू आर लायबल अंडर द आईपीसी। बोलो समझ में आया, ये पहला पॉइंट समझ में आया। जैसा
सॉरी, एग्जाम्पल हमने देखा था क्लासरूम स्टडी में कि खुशी दलसानिया को मारने का प्लान किया था, पर गलती से खुशी शर्मा मर गई। अभी यहां पे मैं ये एक्सक्यूज दूं कि मैंने तो खुशी दलसानिया को मारने का प्लान किया था, पर वो तो जिंदा है। खुशी शर्मा को तो मारा ना, उसके लिए जेल में जाओ, पर खुशी शर्मा को मारने का तो मेरा पर्पस, मेरा इरादा, मेरा इंटेंशन मेंस रिया ही नहीं था, तो मुझे क्यों जेल जाने का। तो यहाँ पे जो मेंस रिया है, इंटेंशन जो है वो जेनरिक इंटेंशन कंसीडर किया जाता है, नॉट स्पेसिफिक। मतलब खुशी शर्मा हो या दलसानिया हो, मारने का इरादा था ना, बात खत्म, वहीं पे आपका मेंस रिया हो गया। दूसरा है नेग्लिजियंस, मतलब इरादा आपका मारने का नहीं था, बट आपने नेग्लिजियंस रखा। जैसे कि अगर आपने कबीर सिंह मूवी देखा हो, तो उसके अंदर कबीर सिंह क्या करता है, बहुत ही अल्कोहल ज्यादा लेता है, टॉक्सिकेटेड सिचुएशन में ऑपरेशन करता है। अभी ये उसकी नेग्लिजियंस है कि भी शराब लेके या ड्रग्स लेके ऑपरेशन कर रहा है, तो जो यहाँ पे ऑपरेशन जिसका हो रहा है उसकी जान को खतरा हो सकता है। पर्पस इरादा नहीं था, इरादा तो अच्छा था कबीर सिंह का कि यार मैं वो जो पेशेंट है उसको ठीक कर दो, बट शराब के नशे में, ड्रग्स के नशे में आप ये काम नहीं कर सकते, ये आपकी नेग्लिजियंस हुई। तो यहां पे देखो, नेग्लिजियंस इज द सेकंड फॉर्म ऑफ मैंसुरिया। नेग्लिजेंस इज नॉट टेकिंग केयर वेयर देयर इज अ ड्यूटी टू टेक केयर। मतलब आपकी जिम्मेदारी थी कि आपको केयर करनी है, आपको ध्यान रखना है, पर आपने ध्यान रखे बिना वो काम किया। द स्टैंडर्ड ऑफ केयर एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ इज दैट अ रीजनेबल मैन एंड इन एन आइडेंटिकल सर्कमस्टेंसेस। अब किसको कहेंगे कि भाई हमने रीजनेबल केयर की है या नहीं की है, तो कोई भी उस सिचुएशन में नॉर्मल पर्सन क्या केयर करेगा, वो आपने की है या नहीं वो देखा जाएगा। भाई नॉर्मल डॉक्टर ऑपरेशन करेगा तो क्या ध्यान रखेगा कि उसने कोई अल्कोहल नहीं लिया है ना, कोई ड्रग्स का सेवन नहीं किया है ना, नॉर्मल पीस ऑफ माइंड पे है ना, और वो ऑपरेशन करता है, तो ये नॉर्मल केयर की है। तो क्या कबीर सिंह ने ये नॉर्मल केयर की थी? नहीं, उसने तो शराब पी के ऑपरेशन किया था। तो यहां पे आपने नेग्लिजेंस किया है। एंड इन क्रिमिनल लॉ नेग्लिजेंट कंडक्ट अमाउंट टू मैंसरिया। क्रिमिनल लॉ आईपीसी की बात करें तो वहां पे नेग्लिजेंट जो है वो मैंसरिया में कंसीडर किया जाता है। मतलब कि आपका पर्पस नहीं था मारने का, बट आपको जो केयर करनी थी वो भी नहीं की, वो आपने निग्लेक्ट किया, तो ऐसा ही माना जाएगा कि आपका मैंसरिया था, इवन दो कि एक्चुअली में नहीं था। ये कबीर सिंह जो है उसका पर्पस ये पेशेंट को मारने का नहीं था, बट उन्होंने नेग्लिजेंस किया, तो इट इज अमाउंट एज मैंसरिया। बोलो समझ में आया? नेग्लिजेंस वाला पॉइंट समझ में आया? ओके, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? कंफ्यूजन या डाउट हो तो हैंड रेज करके अनम्यूट करके पूछोगे। थर्ड, रेकलेसनेस। रेकलेसनेस मतलब क्या? जल्दबाजी, मतलब सोचे समझे बिना कोई भी काम आप कर रहे हो, तो वो हो गया रेकलेसनेस, जल्दबाजी में। रेकलेसनेस अकर व्हेन द एक्टर, एक्टर का मतलब यहां पे हीरो हीरोइन की बात नहीं है, एक्टर मतलब रॉन्ग डूअर, एक्ट करने वाला, डज नॉट डिजायर द कॉन्सिक्वेंस, उसने सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ होना चाहिए, बट इज एबल टू फोरसी द पॉसिबिलिटी ऑफ रिस्क एंड स्टिल कॉन्शियसली टेक्स द रिस्क, तो उसे हम कहेंगे रेकलेसनेस। मतलब कि फॉर एग्जाम्पल यहां पे संजय दत्त है, संजू बाबा, अभी उसने बहुत जबरदस्त अल्कोहल लिया हुआ है, शराब बहुत पी है, अभी वो ड्रिंक एंड ड्राइव कर रहा है, मतलब गाड़ी चलाएगा अपन, दारू पीने के बाद तो क्या है, भाई गाड़ी चलाएगा। अभी अभी भाई गाड़ी चलाना चाहता है, अभी उसने ऐसा कुछ प्लान नहीं किया था मैं शराब पी के गाड़ी भगाऊंगा और सबको ठोक दूंगा, सबकी दुकानें जो होगी उसको तोड़ दूंगा, सड़क पे जो सोते होंगे उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा दूंगा, ऐसा कुछ उसके माइंड में, इरादे में नहीं था। बट उसको पता है कि शराब पी के हमारा माइंड के ऊपर कंट्रोल नहीं रह सकता और यहां पे किसी को भी नुकसान हो सकता है। एबल टू फोरसी द पॉसिबिलिटी ऑफ रिस्क, कि मैं शराब पी के गाड़ी चलाऊंगा तो नुकसान होने का खतरा है, और फिर भी मैं ये रिस्क लेता हूं। हर्षद मेहता की आत्मा आ जाती है, रिस्क है तो इश्क है, मतलब रिस्क से इश्क करने के लिए मैं शराब पी के गाड़ी चला रहा हूं, तो ये रेकलेसनेस हुई। ठीक है,
तो इसको भी यहाँ पे मेंस रिया की कैटेगरी में डाला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ड्रिंक एंड ड्राइव इज प्रोहिबिटेड एंड वंस अ पर्सन डज देन ही शैल बी पनिशेबल फॉर रेकलेसनेस और स्मोकिंग सिगरेट एट अ पेट्रोल पंप। आप पेट्रोल पंप के ऊपर जा रहे हो और वहां पे कबीर सिंह की तरह स्टाइल मार रहे हो, तो भाई पेट्रोल पंप, उसका इरादा नहीं था कि पेट्रोल पंप को उड़ा देना है, बट अगर आप पेट्रोल पंप पे सिगरेट पियोगे, माचिस की तीली जलाओगे, तो रिस्क है कि वहां पे नुकसान हो सकता है, और फिर भी आपने वो काम किया और वो काम हो गया, तो फिर यहाँ पे नहीं नहीं मेरा कोई इंटेंशन नहीं था, बस मैं तो कबीर सिंह की तरह फोटो खिंचवाना चाहता था, इसलिए मैंने तो सिगरेट चलाई थी, बाकी मेरा कोई इरादा नहीं था पेट्रोल पंप उड़ा देने का। बट आपको पता था ना कि पेट्रोल पंप के ऊपर सिगरेट नहीं चलानी चाहिए, फिर भी आपने किया, मतलब आपने रिस्क लिया, तो फिर हायर द रिस्क हायर द रिवॉर्ड, पनिशमेंट का ये भी मिल सकता है। तो यहाँ पे पेट्रोल पंप पे सिगरेट पी रहे हैं तो उसको भी रेकलेसनेस कैटेगरी में मेंस रिया में कवर करेंगे। क्लियर? बोलो यहां तक समझ में आया? चलो जल्दी से सब लोग अब वीडियो कैमरा चालू कर दो, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, जल्दी से वीडियो कैमरा चालू कर दो सब लोग। अभी अपना आखिरी वाला टॉपिक है आज के सेशन का, आज के इस लाइव लेक्चर का आखिरी टॉपिक है, वो है एक्सेप्शन टू मेंस रिया। एक्सेप्शनल पॉइंट कौन कौन से आते हैं? तो देयर आर मेनी एक्सेप्शनल केसेस वेयर मेंस रिया इज नॉट रिक्वायर्ड इन द क्रिमिनल लॉ, मतलब मेंस रिया नहीं है तो भी चलेगा, आपके ऊपर ट्रायल होगा। जिसमें पहला है लायबिलिटी इंपोज्ड बाय स्टैट्यूट। स्टैट्यूट मींस लॉ, लॉ ने आपके ऊपर कोई लायबिलिटी इंपोज की हुई है। वेयर स्टैट्यूट इंपोजेस लायबिलिटी, द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ गिल्टी माइंड इज इररिलेवेंट, मतलब लॉ ने आपको बोला कि आपको ये करना है, अभी यहां पे प्रेजेंट या एब्सेंट था ऑफ गिल्टी माइंड, उसके साथ कोई लेना देना नहीं, वो दिखना ही नहीं है। क्यों? बिकॉज द लायबिलिटी इज इंपोज्ड बाय स्टैट्यूट, लॉ ने आपके ऊपर ये लायबिलिटी लगाई हुई है। तो यहां पे आपका माइंड गिल्टी था या माइंड गिल्टी नहीं था, कोई लेना देना नहीं है। देन सेकंड, पेटी केसेस। पेटी केसेस मतलब छोटे मोटे केसेस, मिसलेनियस, छोटे केसेस। अभी छोटे छोटे केस में क्या आपका गिल्टी इंटेंशन था या नहीं, वो चेक करने के लिए कितना टाइम बिगाड़ेंगे? देखो, वेयर इट इज डिफिकल्ट टू प्रूव मेंस रिया, द पेनल्टीज आर पेटी फाइन्स एंड पेनल्टीज आर पेटी फाइन्स। पेटी फाइन मतलब छोटी अमाउंट, स्मॉल अमाउंट का फाइन है, मतलब मेंस रिया को प्रूव करना डिफिकल्ट है और जो सजा है वो बहुत ही छोटी अमाउंट है, तो फिर यहां पे आपका मेंस रिया था या नहीं था कोई देखने की जरूरत नहीं है, आपको यहां पे पनिशमेंट मिल जाएगी, मतलब क्राइम मान लिया जाएगा और वो जो छोटी अमाउंट फाइन की होगी वो पे करनी पड़ेगी। ऐसा क्यों? इन सच अ पेटी केस स्पीडी डिस्पोजल ऑफ केस इज नेसेसरी। अगर ऐसा है कि भाई मेंस रिया है या नहीं वो चेक करो, तो उसमें कोर्ट में कितना सारा टाइम जाएगा, कितना सारा सरकारी पैसा खर्च होगा, उसका बर्डन हमारे ऊपर लोड आने वाला है पब्लिक के ऊपर। तो क्या याद रखना है कि जहां पे भी इट इज डिफिकल्ट टू प्रूव मेंस रिया, और उस चलो मेंस रिया प्रूव किया उसके बाद भी सजा क्या है? बहुत ही छोटी अमाउंट की पेनल्टी है, तो कोई टेंशन नहीं लेने का, सीधा लगा दो। मतलब फॉर एग्जांपल आपने हेलमेट नहीं पहना है, 200 रुपए की फाइन है, मेंस रिया है या नहीं है, 200 रुपए लगा दो। चालान आपने फॉर एग्जांपल रेड लाइट जस्ट खत्म हुई और आपने रोड क्रॉस कर दिया व्हीकल के साथ, तो अभी आपका इंटेंशन था या नहीं था, कोई जरूरत नहीं है, कोई देखना नहीं है, 200 रुपए की फाइन है ना, चलो पे कर। सर मेरा तो ये, हम लोग एक्सक्यूज देते हैं, कोई सुनना नहीं है, 200 रुपए पे कर दो। क्यों? क्योंकि ये 200 रुपए के लिए आपके ऊपर केस चलाएंगे, मेंस रिया है या नहीं वो चेक करेंगे, आप कोर्ट कचहरी के धक्के खाओगे, जज मतलब कितने सारे लोग एम्प्लॉइज जो लॉ के साथ जुड़े हुए वो लगेंगे, इन सबके बीच बाद में मिलेगा क्या? 200 रुपए पे करना है या नहीं, कुछ नहीं देखना है, 200 पे कर। तो ये क्या, जब दिस डिफिकल्ट टू प्रूव मेंस रिया एंड पेनल्टीज क्या है, अगर ये प्रूव कर भी देते हैं बाद में
पेनल्टी बहुत छोटी अमाउंट की फाइन लगने वाली है, प्रूफ करना ही नहीं है, पहले ही लगा दो। देन थर्ड, पब्लिक इंटरेस्ट, इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक सेफ्टी strict liability is imposed, and whether a person causes public nuisance with guilty mind or without guilty mind, he is punished। मतलब पब्लिक न्यूसेंस वो क्रिएट कर रहा है, उसका इरादा लोगों को परेशान करने का था या नहीं था, कोई देखने की जरूरत नहीं है मैंसरिया, आपके ऊपर जो चार्जेस है वो लगेंगे। मतलब फॉर एग्जांपल बहुत जोर जोर से हम लोग म्यूजिक चला रहे हैं, जिससे आजू बाजू वाले लोग जो कि पढ़ाई कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, बीमार हैं, कुछ और चल रहा है उनके घर में, और हम लोग बहुत जोर जोर से नए स्पीकर लिए हैं फुल वॉल्यूम पे, मतलब अभी तो पार्टी शुरू हुई है, आंटी से कह दो कि पार्टी सुबह तक चलने वाली है। तो यहाँ पे आपका इंटेंशन ऐसा कुछ नहीं था लोगों को परेशान करना, बस हमारा पर्पस तो हमारा एंजॉयमेंट था। बट आप दूसरों को परेशान कर रहे हो ना, पब्लिक न्यूसेंस कर रहे हो ना, तो आपको गिल्टी माइंड था या नहीं देखना ही नहीं है, फाइन लगेगा। सिमिलरली पब्लिक में सुसु करते हैं, पब्लिक न्यूसेंस नहीं अच्छा लगता है, गंदा लगता है, तो यहाँ पे मेरा तो कोई इरादा नहीं था लोगों को परेशान करने का ऐसा कुछ, बट ये तो लग गई इसलिए मैं लग गया, तो भी यहाँ पे ये पब्लिक न्यूसेंस में जाएगा। तो यहाँ पे आपका गिल्टी माइंड था या नहीं था, मैं तो पौधों को पानी पिला रहा था, ऐसा बोल देंगे। हमको जानना ही नहीं आप क्या कर रहे थे, आपका अच्छा पर्पस था या बुरा पर्पस था, पेनल्टी लग जाएगी। ठीक है। एंड द लास्ट वन इज इग्नोरेंस ऑफ लॉ। मतलब आप ऐसा बोलते यार मुझे तो लॉ पता ही नहीं था, पता होता ना तो मैं ऐसा नहीं करता। माइंड मतलब वो अक्षय कुमार बोलते आई डोंट नो, तो अभी वो यू डोंट नो तो दैट इज योर प्रॉब्लम, आप लॉ नहीं जानते हो ये आपका प्रॉब्लम है, पेनल्टी तो लगेगा ही। देखो, इफ पर्सन वायोलेट्स अ लॉ विदाउट द नॉलेज ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ लॉ, मतलब मैं लॉ ब्रेक कर रहा हूं क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि ऐसा कोई लॉ है और मैंने वो लॉ ब्रेक कर दिया, इट कैन स्टिल बी सेड दैट ही हैज कमिटेड एन एक्ट विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ। मतलब मुझे पता ही नहीं था, मैं फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन हूं जो कि राजस्थान में रहता है, महाराष्ट्र में रहता है, मैं गुजरात घूमने आया हूं, मुझे पता ही नहीं है कि गुजरात इज अ ड्राई स्टेट, मतलब गुजरात में अल्कोहल लीकर बैन है, मुझे इसके बारे में पता ही नहीं है, और मैं मस्त लीकर लेके जा रहा हूं। अभी पुलिस ने पकड़ लिया, अब पुलिस पकड़ रही है, कहां लेके जा रहे हो, बस फ्रेंड की पार्टी है तो वहां पे जा रहा हूं, ये क्या है, ये विस्की है, रम है, बियर है, कुछ भी जो भी है, तो ये तो भाई बाहर यहाँ पे गुजरात में तो इलीगल है। ओ ऐसा है, मैं तो राजस्थान से हूं मुझे पता नहीं है, ठीक है मैं अगली बार ध्यान रखूंगा, ठीक है बाय बाय। ऐसे बाय बाय खत्म गया टाटा नहीं हो सकता। चलो भाई, गुजरात में हो देन इट इज सपोज्ड कि आपको गुजरात के लॉ पता होंगे, और आपको पता नहीं था फिर भी आपने लॉ ब्रेक कर दिया, तो आप ये एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि मुझे लॉ नहीं पता था इसलिए ऐसा हो गया, अब मुझे लॉ पता चल गया है मैं फिर से अगली बार ध्यान रखूंगा। नहीं, अभी जो आपने किया है उसकी तो सजा मिलेगी। इन सच अ केस द फैक्ट that he has not aware of the law and hence did not intended to violate it is no defense। मतलब ये ऐसा कहता है कि भाई मुझे ये पता ही नहीं था, जानकारी ही नहीं थी कि गुजरात में दारूबंदी है, मुझे पता ही नहीं था और मेरा कोई इंटेंशन था ही नहीं कि गुजरात में दारूबंदी है, फिर भी मैं देखो मैं दिखाता हूं मैं कितना बड़ा, कितनी बड़ी तोप हूं, मैं दारू लेके जाऊंगा। अभी ऐसा मेरा कोई इंटेंशन नहीं था लॉ तोड़ने का, मुझे तो बस ऐसा था कि मैं महाराष्ट्र का हूं, राजस्थान का हूं, मुझे पता नहीं था कि गुजरात में लीकर बैन है और मैं साथ में लेके घूम रहा था, और मैं ऐसी एक्सक्यूज दूंगा, नॉट वैलिड एक्सक्यूज, इट इज नो डिफेंस एंड ही वुड बी लायबल एज इफ ही वाज अवेयर ऑफ द लॉ, और उसको उसी तरह से ट्रीट किया जाएगा, उसी तरह से ट्राई किया जाएगा जैसे कि वो जानता था कि भाई गुजरात में लीकर बैन है और फिर भी वो भाई साहब दारू लेके जा रहे, ठीक है, उसको बहुत शौक था रईस बनने का, तो जेल में जाना पड़ेगा। दिस फॉलोज द मैक्सिम, कौन सा मैक्सिम यहां पे काम करता है, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। मतलब आप ये नहीं कह सकते मुझे लॉ नहीं पता था इसलिए गलती से मिस्टेक हो गया, लॉ नहीं पता था ये आपका प्रॉब्लम है, आप यहां पे रहते हो तो पहला ही एजम्पशन ये होता है कि ये मान लिया जाता है कि आपको यहाँ के जो ज्यूरिस्प्रूडेंस लॉ है, मतलब हमारे देश के जो लॉ है वो आपको पता होने चाहिए। बोलो क्लियर हुआ सबको? सब लोग वीडियो कैमरा चालू कर दो जल्दी से।
सॉरी, बहुत अच्छे। चलो, किसी को भी आज के जो टॉपिक हमने 5 टॉपिक कवर कर दिए उसमें कोई कंफ्यूजन, और 2 सेशंस चलेंगे जिसमें हमारा ये चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा। चलिए, किसी को भी कोई डाउट है तो वो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। जिसको भी क्लियर हो गया वो थम्स अप कर दे, डाउट है वो अनम्यूट करके डाउट पूछे। क्या बात है, वाह, बहुत बढ़िया। सबके थम्स अप, इतना अच्छा पढ़ाता हूँ क्या? 1-2 किलो तो मेरा वजन ऐसे ही बढ़ जाएगा। चलिए, किसी को कोई कंफ्यूजन या डाउट नहीं है ना? कंफर्म? ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग हमारा सेशन खत्म करते हैं। नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम लोग आगे इस चैप्टर में डिस्कशन करेंगे। बाय एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद। जय हिंद सर। जय हिंद सर। जय हिंद, बाय बाय। जय हिंद सर। जय हिंद।